अब हो रही है बेटा? जी सर। ओके। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर आपकी आवाज एको हो रही है फिर से। एक मिनट। अब कैसे? व्हाट स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ जी सर, आप सही कह रहे हैं। ओके। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? How can you define this? Centripetal acceleration equals actually AC equals V square over R. Centripetal acceleration is always V square over R. मतलब acceleration towards the center of the circle. The ठीक है। centripetal acceleration is the acceleration towards the center of the circle. ठीक है सर। Towards center of circle. That is your centripetal acceleration. Now coming to the part 2, state what happens to the magnitude of the centripetal acceleration. क्या होएगा to the centripetal acceleration of the car as it moves around the loop from x to y. सिर्फ कांस्टेंट ही रहेगी। नो, सोचो। ऊपर की तरफ जा रहा है सर्कुलर ट्रैक में, बॉडी एक्स से वाई की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी उसकी कम होएगी। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन उसका भी कम हो जाएगा। ठीक है सर। देखें, अब यहाँ पर बता सकते हो कि अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एंड दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, अगर ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होएगा? कम होगा। तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ठीक है सर। डिक्रीज होगा। यस। उसके बाद नेक्स्ट बताएं, एक्सप्लेन इफ द कार रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक व्हाई द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट पॉइंट वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर अगर लेस देन 9.8 हो जाएगी तो फिर इन कांटेक्ट नहीं रहेगी। वेट, गिर गिर जाएगी। जस्ट अ मिनट। ये अब देखें, एक्सप्लेन इफ द कार रिमेन्स। देखो, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जब वो कह रहा है कि एक्सप्लेन इफ द कार रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द ट्रैक वाई द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट पॉइंट वाई मस्ट बी ग्रेटर दैन 9.81। यहाँ पे जब आप होंगे ना इस पोजीशन वाई के ऊपर, जब आप पोजीशन वाई पर होंगे तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आपका जो है ना सेंट्रीपिटल जो फोर्स है आपकी, वो उसका जो वेट है, रिमेंबर दिस, वो वेट जो है ना आपका वो डाउनवर्ड होगा जब आप पोजीशन वाई पर होंगे। एक्सप्लेन इफ द कार रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द ट्रैक why the centripetal acceleration of the car at point y must be greater than 9.8। तो आपका जो वाई पोजीशन पर जो वेट है, इस चीज़ को समझो, वाई पोजीशन पर जो आपका वेट है वो डाउनवर्ड है, और नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स होती है फ्रॉम द ट्रैक। अब इसके ऊपर जो हमारे पास है 9.81 है बाय द वेट ऑफ द कार ओनली, ये एक्चुअली ये कार है। अब इसके ऊपर जो जी है, जी तो ग्रेविटी होती है। अब आपने कहना है कि अगर कांटेक्ट में रहना है, एक चीज़ याद रख लो, अगर आपने कांटेक्ट में रहना है तो आपने एक्सेलरेशन, उसने कहा कि आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, आपका जो ए सी है, ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर 9.81 से ग्रेटर नहीं होगा तो ये वाली गाड़ी बेटा जब यहाँ पर आएगी ना, यहाँ पर गाड़ी चलते हुए जब यहाँ पर आएगी तो ये तो नीचे गिर जाएगी।
इसको नीचे गिर जाना चाहिए। वो कहता है कि एक्सप्लेन इफ द कार रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द ट्रैक, अगर कार इस ट्रैक के साथ कांटेक्ट में रहे, नीचे ना गिरे, तो वाई द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार मस्ट बी ग्रेटर देन 9.81, क्योंकि उसका वेट भी नीचे एक्ट कर रहा होता है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उससे 9 पॉइंट ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग रही होती है। तो आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टू कांटेक्ट, तो यहाँ पर आप लिख दो फॉर अ बॉडी टू कांटेक्ट, फॉर कांटेक्ट, अगर कार ने कांटेक्ट में रहना है। देखो, अगर कोई लिजर्ड है, कोई छिपकली है, आप देखते हो छत के ऊपर वर्टिकली छत पे बैठी होती है, नीचे नहीं गिरती, तो आपने कहना है कि उस पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना वो 9.81 से ज़्यादा है, इसीलिए तो वो छत के साथ कांटेक्ट में है। इस तरह आपके पास वो डिफरेंट किस्म के व्हील्स होते हैं बेटा, डिस्कवरी, वो जो आप जाते हो घूमते फिरते हो तो जो गोल जो आपके पास व्हील होता है उसमें बच्चे नीचे नहीं गिरते। रीज़न इज़ दैट कि बच्चा कांटेक्ट में रहता है, और कांटेक्ट में रहने के लिए आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 9.81, अदरवाइज आप जो है ना वो बॉडी उसके कांटेक्ट में नहीं रहेगा और वो नीचे गिर जाएगा। सो पार्ट सी में आ जाओ। द इनिशियल स्पीड एट विच द कार इन बी मूव्स अलॉन्ग दैट इज 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिटरमन वेदर द कार इज इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक और नॉट। आपने प्रूव करना है। आपने एक्चुअली यहाँ पे फिर वही बात, आपने यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका ग्रेटर आ गया 9.81 से, अब मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 9.81 से ग्रेटर आ गया तो कांटेक्ट में होगी वो चीज़ कांटेक्ट में होगी। हमने ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये साबित करके देना है कि क्या वेदर द कार इज इन कांटेक्ट विद द ट्रैक एट पॉइंट, पहले हमने कहा कि भाई वो तो ज़्यादा होता है, अब उसने कहा कि आप साबित करके दो कि क्या ये कांटेक्ट में है कार कि नहीं है। अब हम असल में उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर 9.81 से ज़्यादा आ गया तो वो कार इन कांटेक्ट होगी, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आंसर 9.81 से लेस आया तो कार नॉट इन कांटेक्ट होगी, वो गिर पड़ेगी। नॉट कांटेक्ट, ये 2 बातें लिख लो कि जब वो आपसे कहेगा कि बताओ ये कार ट्रैक पे कांटेक्ट में रहेगी कि नहीं रहेगी, आपने कहना हमारे पास 2 रास्ते हैं, हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर वो ग्रेटर हुआ तो कांटेक्ट में होगी, और अगर वो, ये तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है ना, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारी एक्स पे काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट वाई, क्योंकि ऊपर तो वो जा रहा है, तो देखो ना ट्रैक पे तो उसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड उसकी जब एक्स पे था तो वो 3.8 पे गया, तो फिर वो वाई पे चला जाएगा, और फिर जब हाइट गेन करेगा, तो जब एनर्जी हाइट की वजह से होती है तो बेटा उससे तो हम mgh बोलते हैं। तो उस बॉडी में x के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है, उस बॉडी में y के ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ऊपर तो जा रही है कार, तो जब कार चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी देयर, तो वो हाइट भी गेन कर चुकी है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो x पे, ट्रैक x पे काइनेटिक एनर्जी और y पे जाते हुए काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज कार मूव कर रही है और mgh भी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा जी हमारे पास हाफ m v x के ऊपर उसकी जो स्पीड है इज इक्वल टू हाफ m v y के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी, और प्लस जो है ना बेटा जी उसकी mgh, उसकी हाइट। m हर जगह पे कॉमन है तो m को काट दो, और
लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा जी, 1/2 इंटू वी एक्स 3.8 है, तो बेटा जी 3.8 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2, और स्पीड जो वाई पे है तो वी वाई इसका स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो आपके पास जो है ना एम जी, तो वेट हमारे पास जी 9.81 होता है, जी की वैल्यू 9.81। तो हाइट कितनी है, ट्रैक की हाइट, ट्रैक की हाइट हम ट्रैक से देखते हैं। तो ये देखो, ये डायामीटर उसने, डायामीटर यूं हो 62, या बेटा ऊपर से नीचे हो तब भी तो ये 62 ही होगा। एक्स से गाड़ी चली है और गाड़ी वाई तक पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो 62 है। सेंटीमीटर से मीटर बना दो। तो अब यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर आपने कहना है कि भाई 3.8 का स्क्वायर लो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो कैलकुलेटर के ऊपर। अब यहाँ पर ये 62 है, तो ये 0.62 आ जाएगा। तो बेटा कैलकुलेटर पे इधर का आंसर निकालो, इसको माइनस करो, तो कैलकुलेटर वी वाई जो आपका आंसर आना चाहिए बेटा जी वो आ गया 1.51 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड आ गई। आपने तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना था ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जो है ना क्या होता है हमारे पास आर। अब v आपके पास बेटा जी कितना है, अभी हमने निकाली है 1.51 इसका स्क्वायर ओवर रेडियस 62 का हाफ 31, तो 31 को मीटर में डिवाइड करो 0.31। तो कैलकुलेटर है मूसा आपके पास? जी सर। जी बेटा निकालो, क्या आ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सर 7.35। 7.35। अब महीन बताओ, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी से बड़ा है कि छोटा है? सर 9.81 जी से तो छोटा भाई है। छोटा हो गया है, क्योंकि आंसर तो जी सर। 7.3 आया है। तो अब मैंने ऊपर क्या कंडीशन बताई है कि अगर ए सी की वैल्यू 9.81 से बड़ी आए तो वो कांटेक्ट में होगा, तो कार कांटेक्ट में होगी। अगर ए सी की वैल्यू बड़ी आती देन 9.81, लेकिन ये तो कम आई है, तो इसका मतलब है कि कार विल नॉट बी इन कांटेक्ट एट पॉइंट वाई, तो वो कांटेक्ट में नहीं रहेगी। इसका मतलब है कार गिर जाएगी, वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है। समझ आई? जी सर। हमने माहिन, जी सर जी समझ आ गई है। गुड। अब देखो पार्ट डी देखो, सजेस्ट विद अ रीजन बट विदाउट कैलकुलेशन whether your conclusion in part C would be different for a car of mass 460 gram moving with the, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो आपने कहना है देखो भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में वी स्क्वायर ओवर आर होता है, तो उसमें तो मैस है ही नहीं। तो मैस चाहे 460 का हो चाहे 2 ग्राम का हो, तो नो डिफरेंस। तो इट मीन के ए सी यहाँ पर लिख दो, ए सी डज नॉट डिपेंड अपॉन मैस, ए सी डज नॉट डिपेंड अपॉन मैस। जो ए सी है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे आप 460 ग्राम की गाड़ी यूज़ करो या आप बेटा जो है ना कम की यूज़ करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में मैस होता ही नहीं है, तो नो डिफरेंस, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन, तो उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। एक एक पेपर, मुश्किल से मुश्किल पेपर मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको सॉल्व कराता जाऊँगा, तो इंशाल्लाह रमज़ान में ही आपका P4 कंपोनेंट 100% ख़त्म हो जाना है। तो फिर P5 एक बचता है अप्रैल को, अगर हमारा P4 रमज़ान पूरा ले जाता है तो अप्रैल में P5, तो मई तक तुम 100% रेडी हो जाओगे अपने उसके अंदर। तुम दोनों A2 के हो, AS तो देना ही नहीं है ना माहिन आपने और ना ही मूसा ने, तो लिहाजा फोकस करो, जी वी सर। कैन इजीली मैनेज इंशाल्लाह आवर रिजल्ट, बेहतरीन हमारा रिजल्ट बन जाएगा। जी सर जी। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसका
रिलेशनशिप बताना है आपने कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है। सबसे आसान तरीका, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना ये वाली, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से, और जे दिस इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इक्वेशन 1। और जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो तो बेटा फाई होता है, और फाई इज इक्वल टू नेगेटिव जी एम, दिस इज योर नेगेटिव जी एम ओवर जो है ना आर। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने कहना है कि इज इक्वल टू द, मैं इसके लिए कुछ वर्ड ये भी लिख दो, दिस इज योर ग्रेविटेशन एंड दिस इज योर फाई। कहना वो ये चाहता है कि फाई का और जी का एक रिलेशनशिप है। तो आप कह सकते हो कि ये जो जी है, जी इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट, या सिंपल आप कह सकते हो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। लुक, जी और फाई का आपस में रिलेशनशिप है। तो कभी आपके पास जी हो ना, आपके पास सॉरी ये हो नेगेटिव फाई, मतलब इस फाई का ग्रेडियंट, ग्राफ में अगर फाई हो ना तो आप उसका नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, वो जी के इक्वल हो जाएगा। तो आप सिंपल ये चीज़ बता सकते हो कि भाई उसने डेफिनेशन पूछी है तो रिलेशनशिप, तो हम यहाँ पर इसको रिलेशनशिप में सिंपली यूँ बता सकते हैं। लुक, हम कहते हैं कि भाई देखो कि ये जो जी है, जी इज इक्वल टू, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पूरा इंग्लिश में लिख देना है, इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज योर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। बस यू आर डन, आपके मार्क्स हो गए। मतलब अगर मेरे पास कोई ग्राफ होगा ना, लोग ये देखो, ये ग्राफ मेरे पास किसका है, फाई का और डिस्टेंस का, इसका मैं अगर ग्रेडियंट निकालूँ ना वो जी के इक्वल हो जाएगा। नेगेटिव ग्रेडियंट, आप पहले ग्रेडियंट निकालो किसका, फाई का। ये जो फाई है ये नेगेटिव, ये ग्रेडियंट है, नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल है, तो जी का इसके साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। आप फाई का ग्रेडियंट लो, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल गिव्स यू द वैल्यू फॉर द जी। तो उसने हमें क्या पूछा है, पार्ट बी में कहता क्या है, हम ज़रा उसकी तरफ मूव करते हैं कि क्या कह रहा है। एक्सप्लेन वाई फाई, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई फाई इज नेगेटिव थ्रू आउट द इंटायर रेंज, पूरी रेंज में फाई क्यों नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट्स लिख लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ना, ये देखो, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है फाई, फाई इज इक्वल टू बेटा जी, नेगेटिव जो है ना हमारे पास क्या है, ये होता है नेगेटिव जी एम ओवर आर। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये नेगेटिव क्यों है, इसके 3 आंसर आपने लिखने हैं। आपने कहना है कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो एफ जी होती है, एफ जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, अगला पॉइंट लिखो, एंड जो पोटेंशियल है फाई है एट इन्फिनिटी इज ज़ीरो। ये पॉइंट्स लिख लो और याद कर लो। ये इसको दूसरा पॉइंट बना दो। उसने हमसे कहा है कि ये 3 मार्क्स का हैं, तो आपने कहना है कि भाई 0 है, तो अगला पॉइंट लिख दो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है जब अब ये आती है फ्रॉम इन्फिनिटी, एज इट अप्रोचेस फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर ये आपका जो है ना ये अर्थ है और ये इन्फिनिटी का पॉइंट है,
यहाँ से जब कोई मैस इस अर्थ की तरफ बेटा जी आ रही होती है ना, तो उसकी जो है ना पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो दैट इज़ द रीज़न कि ये वाली चीज़ जो है ना बेटा जी नेगेटिव होती है। तो उसका क्वेश्चन था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होती है। अगर कभी पूछे कि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती क्या है, वर्क डन पर यूनिट मैस ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से जो वर्क डन होएगा, द वर्क डन per unit charge bringing it from infinity to that point, that is called gravitational potential. Symbol इसका phi and phi is equal to negative gm over r. So this is one of the features of that phi is negative throughout. एक तो ये है कि वो नेगेटिव होती है। कोई से दो रीज़न और बताओ, कहना चाह रहा है कि आपने इसके कोई और रीज़न बताने हैं। आप लिख दो कि जो पोटेंशियल है, अब ग्राफ के ऊपर जो है ना दिखाया हुआ है पीछे, जो है ना हम ग्राफ को ऑब्जर्व करके बताते हैं कि जी ये वाला ग्राफ है। अब यहाँ पर जो है ना दो चीज़ें उसने बताई हुई हैं। पोटेंशियल है पॉइंट्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द मून, प्लैनेट और मून के हिसाब से वो मूव कराना चाह रहा है। पॉइंट पी इज़ अ पॉइंट अलॉन्ग द लाइन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द प्लैनेट एंड द मून एट अ वेरिएबल डिस्टेंस। तो ग्राफ को देखकर आपने बताना है कि आपका जो ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल है यहाँ पर, अगर यह देखें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो पोटेंशियल की है, तो ये नियर द मून है, लुक अवे फ्रॉम द प्लैनेट। तो ग्राफ को देखकर भी आप पॉइंट्स बता सकते हो। अब यहाँ पर आप लिखो कि जी मैक्सिमम पोटेंशियल, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, दूसरे पॉइंट्स हम खुद से ग्राफ को देखकर बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम आपके पास बेटा पोटेंशियल है, look, maximum potential of planet, जो planet है उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल इज नियर, बल्कि यूँ लिख दो इसको आसान करके, मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो नियर द मून, इज नियर द मून, चांद के पास है, क्योंकि राइट साइड पे उसने चांद बनाया हुआ है, चांद के बिल्कुल पास है, अवे फ्रॉम द प्लैनेट, प्लैनेट से जो है ना वो दूर है, प्लैनेट से दूर, चांद के पास है। या फिर आपने कहना है कि जी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की ही बात हमने करनी है कि जो पोटेंशियल है प्लैनेट के ऊपर वो लेस है, पोटेंशियल एट प्लैनेट is less than moon, surface of moon। तो मून की सरफेस से ये लेस हो जाएगा। तो देखें सिर्फ नेगेटिव, ये पूरा क्वेश्चन ही फाई के ऊपर उसने बना दिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर। पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको बताया था कि वर्क डन पर यूनिट मैस, चार्ज लिखा हुआ इधर मैस होता है, वर्क डन पर यूनिट मैस ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिंबल फाई, फार्मूला नेगेटिव जी एम ओवर आर। फिर उसने कहा नेगेटिव क्यों होता है, ये नेगेटिव क्यों होता है। देखो 3 मार्क सिर्फ इस चीज़ के दिए गए, फिर 2 मार्क ये कि और 2 पॉइंट्स बताओ इस हमारे क्वेश्चन को देखकर। अब तीसरा पार्ट है ग्राफ बनाने का। जी यहाँ पर वो कह रहे हैं जी, अब जी हमारे पास है, ऑन फिगर स्केच द वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। देखो अब ये वाला ग्राफ है, इसका नेगेटिव ग्रेडियंट, ये अगर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आ रहा होगा। लोग अगर यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें, ये चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, जी जो होगी वो इसके अपोजिट आ रहा होगा, ऐसे जी जो है ना इसका अपोजिट सिस्टम बनेगा लाइक दिस। अब हम इसको हम देखें कि भाई जी को हमने प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करना है, जी तो इसका नेगेटिव पोर्शन होता है तो नेगेटिव हो गया। अब लेट्स सी, आप कहें कि सर जी यहाँ पर जो है ना ये एक पॉइंट मैं कह देता हूँ कि जी की वैल्यू जो है ना आपके पास जो है ना यहाँ से अगर आप देखते हो तो आप जो है ना इसको जो है ना ये लेट्स सी जो है ना ये ऐसे बनाओ, यहाँ पर आएगा और फिर जो है ना आपका गुजार के यहाँ पर ये गुजरा और ये यहाँ पर इस टाइप का, बिल्कुल उसका अपोजिट आपने दिखाना है।
ग्राफ के जी का फाई के साथ क्या रिलेशनशिप है? जी जो होता है वो उसका वो सर नेगेटिव जी मैं जरा पोटेंशियल। कंफ्यूज हो गया, इसमें समझ नहीं है मुझे। क्या 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 देखो क्या बोल रहे हो? सर जी मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, वो समझ नहीं आई। किस पॉइंट पे? यही इसी ग्राफ में। देखो, मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है कि जो फाई का जो ग्राफ होता है ना, वो फाई वाले ग्राफ का ग्रेडियंट लो, नेगेटिव जो पोटेंशियल होता है, पहली पहली जो बात बताई है ना, इसका उल्टा है। मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में फाई बना हुआ है, जो आपका दूसरा होगा वो आपका पॉजिटिव बनेगा। मतलब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा ग्राफ। क्यों? क्योंकि जी और फाई एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर तो मैंने लिखा कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो वो जो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, वो जी के इक्वल होता है। तो हमने पहले ग्राफ को माइंड में रखा कि हमारा जो पहला ग्राफ है वो ये है, तो दूसरा जो ग्राफ है वो हमारे पास जो है ना इस टाइप का ग्राफ बनेगा, उसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर ये ऐसे, और फिर जो है ना इसको आप नीचे ऐसे की तरफ जो है ना ये एक्सपेंड करके लेट्स सी ये यहाँ पर ऐसे लेकर आ जाओगे कि भाई ये वाला ग्राफ है ऐसे, और ये यहाँ पे जो है ना ये लाइक यहाँ पे आ गया। अगर आपने उसको वैल्यू को कुछ स्पेसिफिक करना है तो यहाँ पर 2r पे ख़त्म कर दो। तो ये 2r है, तो यहाँ पर कहोगे जी 2r से ही हम बात करते हैं, तो 2r से आपकी, और d माइनस आर पे ख़त्म करो, बी पर्टिकुलर। तो यहाँ पर आप इसको प्रॉपर जो है ना यहाँ पर देखो, आप इसको यूँ बता दो, ये अगर 2r का आपका पॉइंट है लेट्स सी, तो आपने कहना कि जी 2r के ऊपर जो है ना हमने यहाँ पर ये चीज़ जो है ना ये वाली ग्राफ जो है ना हमारे पास जो है ना ये ऐसे इस सेंट्रल पॉइंट पे आया जी। अब उसके बाद जो है ना ये फिर जी ये यहाँ पर ये ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे चला गया डी आर, इस ये वाला जो आपके ये वाली जो चीज़ है इसके, और उसके साथ जो है ना हमारे पास 2r के ऊपर इस चीज़ का उसका बिल्कुल अपोजिट। ये भी देखो 3 मार्क का आपको क्वेश्चन दे दिया उसने, दिस इज़ ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास नेगेटिव फाई जी का रिलेशनशिप नेगेटिव फाई होता है। तो नेगेटिव फाई इज़ द रिलेशनशिप ऑफ जी। तो जो जी है हमारे पास, जो फाई है, फाई का फार्मूला याद कर लो, नेगेटिव जी एम ओवर आर, और ये फाई का नेगेटिव ग्रेडियंट जी बताता होता है। तो दे हैव अ बोथ रिलेशनशिप। अब क्लियर है माइंड? जी सर जी। गुड। ये पूरे पेपर्स जो है ना ये सॉल्व करके उसके ऊपर जो है ना मैं वो उसके चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो बार बार देखते रहो, इन्हीं पेपर्स को सिर्फ रेडी करते जाओ। मैं सारे वेरिएंट करवा दूंगा और इंशाल्लाह जो है ना बेहतरीन हो जाना है। तो one of the assumptions of the kinetic theory of gases is that all collisions involving molecules of the gas are elastic. What is meant by elastic collision? Elastic collision क्या होता है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी रिजर्व्ड हो जाती है। आपने सिंपल ये लिख दो, 1 नंबर का है द कोलियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा रिमेन्स कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी जिसमें कंजर्व्ड हो जाए उसे हम कहते हैं दैट इज इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। स्टेट 2 अदर अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। पहला तो हमने इलास्टिक कोलिजन देख लिया। अब के एम टी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होती है, अब आपने क्या करना है कि जी मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो रैंडम मोशन के अंदर ही रहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर इन अ स्टेट ऑफ परपीचुअल वर्ड लिखा करो। एक वर्ड आप याद कर लो, जिग जैग जो मूवमेंट होती है ना उसको हम परपीचुअल भी कहते हैं। परपीचुअल रैंडम मोशन होती है, कभी लेफ़्ट जा रहे हैं कभी राइट जा रहे हैं, तो देयर विल बी अ परपीचुअल रैंडम मोशन। इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है ना नेग्लिजिबल होती हैं। तो यू कैन सिंपली से कि देयर आर नेग्लिजिबल फोर्सेस।
मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, तो द नेग्लिजिबल फोर्सेस होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेटा जी नेग्लिजिबल फोर्सेस होती हैं। लुक, अब पार्ट बी में आ जाओ। मॉलिक्यूल है जो कि गैस के अंदर जो है ना, गैस मॉलिक्यूल है जो कि कंटेनर के अंदर क्लोज्ड है। इसकी स्पीड को इस दफ़ा उसने यू बोल दिया है। तो चेंज इन मोमेंटम आपने निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर फाइनल मोमेंटम u है माइनस वापस आने का मोमेंटम नेगेटिव u है, तो एम यू माइनस माइनस एम यू, तो इट विल गिव यू एम यू माइनस माइनस प्लस दिस इज एम यू, तो एम यू प्लस एम यू, तो बेटा जी इट विल गिव यू 2mu। तो 2mu इज़ योर फाइनल चेंज इन मोमेंटम, दिस इज़ एम यू 2mu। अगर ये राइट पे जाएगा तो फिर वापस भी तो आएगा ना। तो ये एक मैस के साथ जाने का मोमेंटम और आने का मोमेंटम नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी जाते वक्त पॉजिटिव दे दो, आते वक्त नेगेटिव दे दो। तो चेंज इन मोमेंटम आप यहाँ से निकाल सकते हो। फिर जी आपने बताना है कि जी टाइम बताना है। टाइम का फार्मूला होता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको उसने कुछ अपने वर्ड्स लिखे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस को उसने एल लिखा हुआ है बेटा जी। तो अब आपने डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे एल लिख दो। यहाँ पर आप एल लिख दो। और जो स्पीड है वो जाना और आना दो डिस्टेंस होते हैं। सॉरी, मॉलिक्यूल जाता है फिर वापस आता है। मॉलिक्यूल जाता है और टकरा के फिर वापस आता है। तो दो डिस्टेंस होंगे, टू डिस्टेंस, जैसे इको होती है टू डिस्टेंस ओवर टाइम, टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो 2l ओवर जो है ना बेटा जी u हो जाएगा। तो टाइम का जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी 2l ओवर u। तो वी आर डन विद दिस पार्ट। तो द एवरेज फोर्स, अब आपने फोर्स बतानी है। फोर्स का फार्मूला तो आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम होता है। लुक, हमने पढ़ा हुआ है एएस में कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डेल्टा पी ओवर टाइम। तो मोमेंटम हमने अभी ऊपर साबित किया है, प्रूफ किया है। मोमेंटम जो हमने साबित किया था वो 2mu था, लेकिन जो अभी टाइम हमने साबित किया है वो हमारा 2l ओवर u है। तो नीचे वाला u जंप कर जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा फोर्स का वो बन जाएगा mu स्क्वायर ओवर जो है ना l। तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया दैट इज़ योर mu स्क्वायर ओवर जो है ना l। तो दिस इज़ डन। उसके बाद जी प्रेशर का फार्मूला बताओ। प्रेशर का फार्मूला होता है हमारे पास फोर्स ओवर एरिया। तो जो फोर्स होती है बेटा जी वो अभी हमने ये साबित की हुई है ऊपर, उन्हीं के एक्सप्रेशंस को देखो। दिस इज़ mu का स्क्वायर ओवर l। तो l के साथ जो है ना एरिया भी l इंटू एल होता है। तो एरिया को आप लेंथ स्क्वायर लिख सकते हो, एरिया लेंथ स्क्वायर और ये वाली l। तो आपके पास बन जाएगा mu स्क्वायर ओवर l क्यूब। ये वाले आप आंसर लिखने हैं जिसको उसने एक्सप्रेशन बताया है। आप अपने वाले नहीं लिख सकते कि फोर्स ओवर एरिया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन प्रूफ करके देनी है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स 1/3 nmc स्क्वायर, मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आपने इधर से साबित करनी है। तो आपने कहना देखो ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, लुक ये जो पी हमारे पास है जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, ये तो किसके इक्वल है? देखो ये वाली चीज़ राइट पे। और पी जो होता है हमारे पास NKT होता है। तो पहले तो ये भी लिख लो कि जो पी है लेफ़्ट साइड वाला वो तो NKT के इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू NKT। तो अब आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, लेफ़्ट साइड पे आप लिख दो NKT इज़ इक्वल टू 1/3 nm
और मीन स्क्वायर स्पीड। अब एन एम, तो एन के साथ एन कट गया, एन के साथ जब एन, लेफ्ट साइड पे सिर्फ आपके पास एम सी स्क्वायर बच गया, इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 kT। दिस इज 3 kT। कैनेटिक एनर्जी बनाने के लिए इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट साइड पे बन गई कैनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 kT। ये मैंने बेटा प्रूव कर दिया। थर्मल फिजिक्स में पीवी इज इक्वल टू 1/3 NM मीन स्क्वायर स्पीड के फार्मूले से मैंने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला प्रूव करना था, जो कि था ई के, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 3/2 kT। एनी प्रॉब्लम मूसा? नो सर। माहीन, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर जी। गुड, बस देखते आओ, और एक एक चीज़ जो है ना, मैं एक एक टॉपिक क्लियर करूँगा और उस टॉपिक से पूरा चैप्टर रिवाइज होना है। तो ये 3-4 साल के पेपर्स के बाद खुद कहोगे सर जी हम सीधे हो गए, सारा काम हमें क्लियर हो रहा है। अब उसने कहा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताओ। अब देखो एक चीज़ याद रखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने अभी साबित किया, और वो है हमारे पास बेटा जी 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तो हमें पता है 12m मीन स्क्वायर स्पीड होती है, दैट इज इक्वल टू 3/2 kT। इस 2 के साथ ये वाला 2 कट जाएगा, मैस मैस ये गिवन है, मैस हमें गिवन है, तो आपने क्या करना है, मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लेनी है। तो ये बन जाएगा 3 kT डिवाइडेड बाई m। तो अब देखो 3k, k की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 1.38, k की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10 पावर जो है ना बेटा जी -23 होती है, मल्टीप्लाइड बाई आपके पास जो है ना टेम्परेचर है 25 डिग्री, इसमें 273 ऐड कर दो, केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट कर दो, तो ये आपके पास जो है ना 273.15 लिखो या जस्ट ऐसे लिख दो। तो डिवाइडेड बाई मैस, मैस है आपके पास 3.34, दिस इज 3.34 इंटू 10⁻⁻27। अब ये सी स्क्वायर आएगा, हमने वी आर एम एस निकालना है। याद रखो वी आर एम एस इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन और उसका अंडर रूट। इधर से मीन स्क्वायर स्पीड निकालो और उसका जो आंसर है उस सारे, बल्कि इस सारे का अंडर रूट ले लो, मूसा कैलकुलेटर यूज़ करो और इस सारी कैलकुलेशन का अंडर रूट निकाल दो, तो आपके पास जो है ना बेटा जी ये रूट मीन स्क्वायर आ जाएगी। तो याद रख लो रूट मीन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड पहले निकाला करें, मीन स्क्वायर स्पीड का जो है ना अंडर रूट लेंगे तो वो वी आर एम एस आ जाएगी। क्या ये कैलकुलेशन? सर कह रहा हूँ। जी बेटा। सर 1.92 टाइम्स 10⁻⁻24। फिर चेक करो, 10 की पावर तुम्हारी गलत है, आंसर जो है ना ये 1.92 तो ठीक है, 1.92 तो ठीक है, लेकिन 10 पावर जो है ना 3 आनी चाहिए, खाली 3, ओनली 3। अंडर रूट भी लेना है आपने। सर जी अंडर रूट ले चुका हूँ मैंने, लिया है 3 टाइम्स 1.38 टाइम्स 10 to the power -23। लुक 3 और इंटू 1.38 इंटू 10 पावर -23 इंटू 25 प्लस 273.15 डिवाइडेड बाई 3.34 इंटू 10 पावर -27, सॉरी ये -27 है। अच्छा माइनस, ओके ऊपर देखो ना क्वेश्चन के अंदर -27 लिखा है ना, वो इधर मैं लिखना भूल गया। ठीक है सर जी। तो आंसर आपका आना चाहिए 1.92 इंटू 10 पावर 3। आ गया मूसा? हाँ जी सर, आंसर आ गया। गुड, यहाँ तक समझ आई माहीन? आप बताओ थर्मल फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम?
देखो थर्मल फिजिक्स नो वही जी। है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चंस को जो है ना वो अपनी मर्जी से वेरीफाई करता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है, तो उसके मुताबिक हम मूव करते जा रहे हैं। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का आ गया, एक ट्रॉली को दो तरफ से स्प्रिंग से बांध दिया गया है। अब वो कह रहा है कि जी बताओ क्या ये ट्रॉली सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है? तो ग्राफ को देखकर आपने बताना है कि क्या ये वाली मूवमेंट जो हो रही है, क्या ये इट इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन? क्या ये वाली मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? अगर है तो आपको रीज़न देनी है। आपने कहना है कि भाई ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन शोज कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। याद रखो आपके पास एक कहानी है, एक प्रूफ है कि एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो देन द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर जो आपका वो बॉडी है, वो जो भी है, आपने लिखना है कि बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग, वो बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। के स्ट्रेट लाइन है, आपने लिखना है कि स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ को ऑब्जर्व करके हमें पता चला कि वो स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो ओरिजिन से भी पास कर रही है। दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाली जो चीज़ आ जाए तो वो ये शो करती है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन शोज के बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो देन यू कैन से कि दैट बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वी आर डन विद दैट पार्ट। अब वो कह रहा है कि जी आपने क्या निकालना है, यूज फिगर 4.2 टू डिटरमिन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द ट्रॉली। तो हमारे पास बेटे जी देखो, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उस बॉडी के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा उसका एक्सेलरेशन ये होगा। अब अगर हम कहें कि जी ओमेगा स्क्वायर को मैं सब्जेक्ट बनाऊं, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा नेगेटिव ए ओवर एक्स। अब ए ओवर एक्स क्या चीज़ है? अब ग्राफ को देखें, ए ओवर एक्स इसका ग्रेडियंट, ये वाली जो चीज़ है इसका जो राइज ओवर रन है, इसका जो ग्रेडियंट है वो तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आप लिख दो कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। तो ये राइज है और ये बेटा रन है, तो राइज ओवर रन इज एक्चुअली द ग्रेडियंट एंड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। तो इस ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट लें, कोई से पॉइंट ले लें, ये लिखो ये वाला पॉइंट 0.8 है, तो यहाँ पर ये 0.80 आप पॉइंट ले लो, एक नेगेटिव है हमारे पास और 0.80, और दूसरा यहाँ पर जो है ना ये वाला, ये भी देखें 0, दोनों यहाँ तक ये पॉइंट आ रहा है, ये 0.80 है हमारे पास। और फिर जो है ना दूसरा डिस्टेंस ये मैक्सिमम 12 है, और यहाँ पर देखो ये वाली ट्राइंगल भी बन रही है मेरे पास। तो हम अगर इसका ग्रेडियंट निकालते हैं दोनों पॉइंट में से, तो आप पहले ग्रेडियंट निकालो। ए ओवर एक्स तो ग्रेडियंट प्रूफ हो गया ना, तो आप यहाँ पर लिख दो कि भाई दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट। तो अब आपने क्या करना है, इधर लिख दो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट। अब यहाँ पर ग्रेडियंट निकाल देते हैं, ग्रेडियंट निकालो y2 माइनस y1, तो मतलब हमारे पास जो है ना 0 पॉइंट जो है ना नेगेटिव 0.80 y2 माइनस दूसरी वैल्यू भी यही है नेगेटिव 0.80 डिवाइडेड बाय मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है वो 12 है। तो पहली वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू लो, एक नेगेटिव लो, 12
इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर है तो मीटर में बनाओ, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस जो है ना ये आपने 12 इंटू 10⁻⁻² कर दो। तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर का जो आपके पास आंसर आएगा, जो ओमेगा स्क्वायर का कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आपके पास बेटा जी जो आंसर आ जाएगा वो 6.66 आना चाहिए कैलकुलेटर से। फिर आप ओमेगा का अंडर रूट लोगे, तो जब आप ओमेगा का अंडर रूट लोगे तो फिर आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी 2.58 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन हम जानते हैं ओमेगा जो होता है वो तो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के इक्वल होता है भाई मेरे, तो हमें तो टाइम पीरियड चाहिए। तो अब जब आपके पास ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा क्या निकला 2.58 निकला। तो अब आप जब कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए यू कैन ग्रैब योर कैलकुलेटर एंड द आंसर विल बी लाइक 2.43 सेकेंड। तो आपका जो टाइम पीरियड आया बेटा जी वो 2.43 सेकेंड आपके पास आ गया। अब ऑन द लाइन ऑफ द ग्राफ 4.2 लेबल विद लेटर द पी, आपने उसको P के पास आज बताना है कि जी P कौन सा है ग्राफ के ऊपर। अगर हमारे पास जो लुक ये ग्राफ है तो इसके ऊपर जो है ना यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, उसने कहा कि लेटर जो है ना आपने P बनाना है, P लिख देना है। हाँ जी ये वाला पॉइंट अगर मेरे पास जो है ना ये P है और इसके कुछ फासले के ऊपर जो है ना Q होगा, या इधर P Q कहीं इधर से लिखना है तो P इधर भी लिख सकते हो जो मैक्सिमम पॉइंट को शो कर रहा है। लुक ऑन द फिगर लेबल विद द लेटर P वन पॉइंट वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी बेटा टॉप पे जीरो होती है। ऑन द लाइन ऑफ द ग्राफ लेबल विद लेटर Q अप्रॉक्सीमेटली पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। वो सेंटर पे कहीं पे हो सकती है। देखें आप P इस पॉइंट को बोल दो, ये पीक पोजीशन पे वो जीरो होता है, Q इधर लिख दो। सेंटर में कहीं पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल होती हैं। टॉप पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, काइनेटिक जीरो होती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना बेटा जी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ये ऑसिलेशंस।